हेलो लर्नर्स, मैं नरेश कुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। लर्नर्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। और जो बच्चे जो है जीके जीएस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो बच्चे जीके जीएस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, आप उस पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। The growing consumption of energy has resulted in the country becoming increasingly dependent on fossil fuels such as coal, oil and gas. कहना लगातार जो ऊर्जा की मांग हो रही है उसमें लगातार मांग जो है बेसिकली इसके ज़्यादा कंजम्पशन की वजह से है। और कंट्री के अंदर क्योंकि पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इस वजह से एनर्जी का कंजम्पशन भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और आज के समय में हम बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक हम जो डिपेंड करते हैं फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कॉल, ऑयल और गैस पर ही करते हैं। राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल, लगातार जो ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, गैसेस की जो प्राइस बढ़ रहे हैं, एंड देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी सप्लाई इन फ्यूचर। तो इसकी वजह से हमारे सामने अनिश्चितताएं आने लगी हैं कि फ्यूचर में हमें एनर्जी रिसोर्सेज सुरक्षित रूप से मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, उनकी सप्लाई फ्यूचर में सुरक्षित रूप से हम तक हो पाएगी नहीं हो पाएगी, विच इन टर्न हैज़ सीरियस रिपरकशंस ऑन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। और इसका हमारे देश की नेशनल इकोनॉमी, आर्थिक व्यवस्था के ऊपर, यानी कि अर्थव्यवस्था के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा सीरियस इफेक्ट पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि आज के समय में जो वर्तमान समय पर हम अपने एनर्जी कंजम्पशन के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं फॉसिल फ्यूल्स, जिनमें ऑयल कॉल और गैस की हम बात करते हैं। और आपने देखा है कि आज के समय पर लगातार ऑयल्स और गैसेस के प्राइस बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से हमारे सामने एक समस्या जो आ रही, प्रेजेंट की ही समस्या नहीं है, हमारे सामने फ्यूचर के लिए भी समस्या आ रही है। क्योंकि हमें पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनके स्टॉक्स हमारे पास लिमिटेड हैं, ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है। और ये स्टॉक्स हम इनको प्रेजेंट की डिमांड को पूरा करने के लिए इन स्टॉक्स को बहुत तेज़ी से कंज्यूम करते चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फ्यूचर में इनकी सप्लाई हमारे लिए प्रॉपर हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये बड़ा जो है चिंता का विषय है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्री के अंदर एनर्जी रिसोर्सेज की सप्लाई का होना, प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी होता है। मोरेवर, इंक्रीजिंग यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो कॉज ए सीरियस इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। कह रहे हैं कि नेशनल ग्रोथ के में ही काम नहीं है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी दिक्कत है। देखिए, इसमें दिक्कत वाली बात ये आती है कि हम जब बहुत बड़े पैमाने पर जब ज़्यादा से ज़्यादा हम फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो इनकी वजह से हमारे सामने बहुत सारी सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं भी आती हैं। हैंस देयर इज़ अ प्रेसिंग नीड टू यूज़ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। और इसलिए हमारे ऊपर अब दबाव है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन स्रोत जो हैं इनका हम इस्तेमाल करें, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट मटेरियल। हम इन सब से जो एनर्जी जनरेट होती है हम उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये रिन्यूएबल हैं, ये जल्दी से ख़त्म होने वाले नहीं हैं और इनका हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता है। दीज आर कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कहें जितने भी हमारे पर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं इनको एक्चुअली हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के नाम से भी जानते हैं, जिनमें एनर्जी, विंड, टाइड, बायोमास एनर्जी, सोलर एनर्जी, वेस्ट मटेरियल से जो एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होकर आती हैं। इंडिया इज ब्लेस्ड विद एन अबंडेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, विंड एंड बायोमास। भारत जो है इस मामले में वो जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ब्लेस्ड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पर्याप्त मात्रा में सनलाइट अवेलेबल है, सूर्य की रोशनी,
अच्छा पानी भी अवेलेबल है, तेज़ हवाएं भी चलती हैं और अच्छा खासा बायोमास भी अवेलेबल है। इट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोग्राम्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दीज रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और इस वजह से इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है डेवलपमेंट करने के लिए इन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को। चलिए अब हम इन जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं या जो हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, इनमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी की। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। कह रहे न्यूक्लियर एनर्जी को हम जब ऑब्टेन करने की बात करते हैं तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हम जो स्ट्रक्चर होता है एटम्स का उसमें अल्टरेशन करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं। व्हेन सच एन अल्टरेशन इज मेड, जब इस तरह का अल्टरेशन किया जाता है तब बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट की फॉर्म में, और इसको फिर यूज़ किया जाता है जनरेट करने में इलेक्ट्रिक पावर को। यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन झारखंड एंड द अरावली रेंज ऑफ राजस्थान आर यूज्ड फॉर जनरेटिंग एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर। कि यूरेनियम और जो थोरियम होता है जो कि इंडिया के अंदर झारखंड और अरावली रेंज जो है राजस्थान की, इनमें मिलता है, इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है एटॉमिक और न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए। द मोनाजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज़ ऑल्सो रिच इन थोरियम। कहना जो केरला में मोनाजाइट सैंड है, रेत है मोनाजाइट नाम की, उसमें भी थोरियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है। उसका इस्तेमाल भी जो है न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने में किया जाता है। फिर एक इसमें क्वेश्चन दिया है उन्होंने, लोकेट द 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एंड फाइंड आउट द स्टेट इन विच दे आर लोकेटेड। हमने प्रीवियस वीडियो में जो है 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस की बात की थी, जिसमें एक हमारा नरोरा में था, एक काकरापारा, एक तारापुर में था, एक कैगा में था, एक हमारा रावत भाटा था और एक और था। इसमें 6 थे हमारे पास। ये एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप वर्क से रिलेटेड है ये। कलपक्कम है, देखिए नरोरा ऊपर है आपका, उसके बाद देखिए रावत भाटा ये आ गया, फिर काकरापारा, फिर तारापुर, नीचे की तरफ आएंगे तो कैगा और कलपक्कम। ये 6 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं इंडिया के अंदर जहाँ पर एनर्जी जो है जनरेट की जाती है इसके थ्रू। चलिए आप देखते हैं सोलर एनर्जी के बारे में क्या कहते हैं। सोलर एनर्जी, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया जो है उपोष्ण कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय कंट्री है या देश है, उष्ण कटिबंधीय रीजन में आने वाला क्षेत्र एरिया है, ये देश है। इट हैज़ इनॉर्मस पॉसिबिलिटीज ऑफ टैपिंग सोलर एनर्जी। इसका पर्याप्त मात्रा में संभावनाएं हैं सोलर एनर्जी को टैप करने की। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट्स सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो पीटीसी होती है, फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी जो है ये कन्वर्ट करती है, पीटी जो होती है, आपने देखा होगा सोलर पैनल देखोगे आपने जगह जगह पर लगे हुए, जो सनलाइट को जो है ऑब्जर्व कर कर उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और फिर बाद में वो रात में जो है आपको लाइट अवेलेबल करा देते हैं। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी है वो हमारी, जिसको सोलर पैनल जो कहते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं सनलाइट को डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर एनर्जी इज़ फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन रूरल एंड रिमोट एरियाज। कह रहे हैं जो सोलर एनर्जी है ये आज के समय में बहुत तेज़ी से पॉपुलर होता हुआ एनर्जी है, खासतौर पर रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्रों में और जो दूर दराज के क्षेत्र हैं उनमें। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टेब्लिश इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में कुछ बहुत बड़े बड़े सोलर पावर प्लांट्स जो हैं इस्टेब्लिश किए गए हैं। इन विच पार्ट्स ऑफ इंडिया विच विल मिनिमाइज द डिपेंडेंस ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स ऑन फायरवुड, जो कि मिनिमाइज करते हैं, जो कम से कम करते हैं फायरवुड के ऊपर या डंग केक के ऊपर, जो रूरल एरियाज़ के पीपल की जो डिपेंडेंस है उसको कम करने में काफ़ी मदद करते हैं। विच इन टर्न विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, और इसके साथ साथ ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसके साथ साथ ये एडिक्वेट सप्लाई करते हैं मैन्योर इन एग्रीकल्चर, क्योंकि हमने उस डंग केक का इस्तेमाल जो है नहीं किया, किसमें, फॉसिल फ्यूल के रूप में हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब क्या किया है, जब उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो फिर उसका इस्तेमाल जो है डंग केक का फिर मैन्योर के रूप में एग्रीकल्चर में किया जाता है, जिससे हमारे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहती है और ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुंचाता है।
तो ये इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं। उसके बाद हम अगर आप आगे बात करें, आगे हमारे पास है विंड एनर्जी। थर्ड, विंड एनर्जी। इंडिया हैज़ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी, विंड पावर। भारत में बहुत पर्याप्त मात्रा में कह सकते हैं विंड पावर का पोटेंशियल है, कैपेसिटी है। द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई। अगर हमसे क्वेश्चन में कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फार्म कहाँ पर है विंड एनर्जी के लिए स्टैब्लिश किया, तो वो तमिलनाडु में है, जो कि नागरकोइल से शुरू होता है, मदुरई तक है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र एंड लक्षद्वीप, यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट विंड फार्म्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर विंड से एनर्जी जनरेट की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। नागरकोइल एंड जैसलमेर आर वेल नॉन फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी इन द कंट्री। नागरकोइल और जो जैसलमेर है, ये पूरे भारत में अपने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव यूज़ ऑफ विंड एनर्जी के नाम के लिए जाने जाते हैं। आगे हम देखिए, विंड एनर्जी फार्म है जो आपको दूर दूर तक मिलते हैं, पवन चक्की इनको बोला जाता है, विंड में से नागरकोइल। आगे हमारे पास देखिए बायोगैस। बायोगैस, shrubs, farm waste, waste, animal and human waste are used to produce biogas for domestic consumption in rural areas। कह रहे हैं कि भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो झाड़ियाँ होती हैं, श्रब्स, फार्म वेस्ट, फार्म्स के जो वेस्ट होते हैं, कबाड़, कचरा जो होता है, कबाड़ जो होता है, एनिमल्स और ह्यूमन वेस्ट जो होते हैं, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है बायोगैस को प्रोड्यूस करने के लिए डोमेस्टिक एरियाज़ में, डोमेस्टिक कंजम्पशन के पर्पज़ से। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर यील्ड गैस। कह रहे हैं जो ये डीकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, कह रहे हैं जितने भी ये श्रब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल्स और जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं, ये सब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और जब इनका डीकम्पोजिशन होता है, जब ये डीकम्पोज्ड होती हैं, तो उससे बड़ी मात्रा में गैस जो है यील्ड होती है, विच हैज़ हाई थर्मल एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू केरोसिन, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा थर्मल एफिशिएंसी होती है केरोसिन, डंकेक और चारकोल के मुकाबले। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्यूनिसिपल, कोऑपरेटिव एंड इंडिविजुअल लेवल्स। और ये जो बायोगैस प्लांट होते हैं, ये पीपल्स के द्वारा जो है इंडिविजुअल लेवल पर भी, कोऑपरेटिव तौर पर भी और म्यूनिसिपल के द्वारा भी जो है सेटअप किए जाते हैं। द प्लांट्स यूजिंग कैटल डंग आर नॉन एज गोबर गैस प्लांट। और ऐसे प्लांट्स जो कि आपको कैटल डंग का इस्तेमाल करते हैं, उनको गोबर गैस प्लांट, आपने सुना होगा गोबर गैस प्लांट्स के बारे में, ये रूरल एरिया में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पर जो है कैटल डंग का इस्तेमाल किया जाता है इन प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए रूरल एरियाज़ में। दीज प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट्स टू द फार्मर। ये जो है दो तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। पहला तो ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ कि ये जो डंग केक होता है, जब इस गोबर गैस प्लांट से बाहर निकल कर आता है एनर्जी जनरेट होने के बाद, तो इससे इम्प्रूव्ड क्वालिटी हमें मिलती है मैन्योर की। और फिर इसका इस्तेमाल जो होता है फार्मर जो है अपने खेतों में करते हैं, अपने प्लॉट्स में करते हैं एग्रीकल्चर के पर्पज़ से। बायोगैस इज़ बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज़ ऑफ कैटल डंग। बायोगैस जो है वो मोस्ट एफिशिएंट यूज़ करता है कैटल डंग का। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर, और ये मैन्योर की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल, वुड एंड काउ डंग केक्स। कि इसके साथ साथ ये कह रहे हैं जो इम्प्रूव क्वालिटी होती है मैन्योर की और मैन्योर की, इसके साथ साथ इसमें हमें क्वालिटी तो इम्प्रूव मिलती है मैन्योर की, खाद की, मैंने मतलब खाद। इसके साथ साथ ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ ट्रीज़ को, जो ट्रीज़ का में जो कमी आ रही है उसको भी कम करता है, और मैन्योर को ड्यू टू बर्निंग ऑफ द फ्यूल वुड, क्योंकि लगातार जो लकड़ियाँ, क्योंकि पेड़ों को जो काटा जाता है जलाने के लिए, और कावड़न का इस्तेमाल जो करता है जलाने के लिए, ये उसको भी अब कम करता है। क्यों? क्योंकि मैन्योर का क्योंकि हमें घर में एनर्जी के लिए हमें जो है बायोगैस प्लांट से गैस मिल जाती है, तो इसलिए हमें फ्यूल के रूप में जलाने की लकड़ी को जलाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपका कैटल डंग की। तो इस तरह से हम जो है ट्रीज को कट नहीं करते, क्योंकि हमारी एनर्जी नहीं उससे पूरी हो जा रही है। दूसरा,
अब जो हमारे पास कैटल डंग है उसको हम फ्यूल के रूप में तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल हमारा गोबर गैस प्लांट में उससे हमारे पास ये मैन्योर के रूप में मिलता है, इसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में करते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर खेतों में हमारी जो फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। ये गोबर गैस प्लांट हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे, बायोगैस प्लांट। उसके बाद हमारे पास है एनर्जी, टाइडल एनर्जी। ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं जो महासागरों में जो टाइड्स आते हैं, जिनको ज्वार भाटा बोला जाता है एक्चुअल में, अब जो बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, आपने देखा होगा या सुना होगा, समुद्र में बहुत बड़ी और ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, इन्हीं को टाइड्स कहा जाता है। इन टाइड्स का इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। फ्लड गेट डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स। जितने भी समुद्र के आसपास के इलाकों में जो ज़मीनी एरिया होते हैं वहाँ पर फ्लड गेट्स बना दिए जाते हैं, फ्लड गेट डैम्स बना दिए जाते हैं। जब ओशियंस में टाइड्स आते हैं तो वो फ्लड गेट ओपन कर दिए जाते हैं, उससे जो पानी जो है वो अंदर चला जाता है, फिर उसको उस पानी को फिर बाद में धीरे धीरे जो है छोड़ा जाता है। ड्यूरिंग हाई टाइड वाटर फ्लोज इनटू द इनलेट एंड गेट्स ट्रैप्ड व्हेन द गेट इज क्लोज्ड। जब हाई टाइड होता है उस समय पर ये वाटर जो है ओशियंस का इन इनलेट्स में, इन डैम्स के जो गेट होते हैं उनके द्वारा क्लोज कर कर इसमें टैप कर लिया जाता है। और जब टाइड घट जाता है, कम हो जाता है, उस समय पर जो फ्लड गेट्स हैं उनको धीरे धीरे खोला जाता है, जिससे कि वाटर को प्रेशर के थ्रू, पाइप के थ्रू, ठीक है, नीचे पावर जनरेट टर्बाइंस की तरफ छोड़ा जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इन इंडिया द गल्फ ऑफ खम्बात, भारत में जो गल्फ ऑफ खम्बात है, द गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर, भारत में गल्फ ऑफ खम्बात, द गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात, ये दोनों ही जो हैं, दोनों ही गल्फ जो हैं गुजरात में पड़ते हैं वेस्टर्न कोस्ट पर। और जो गंगेटिक डेल्टा है, गंगा पे जो डेल्टा बना हुआ सुंदरबन के एरिया में वेस्ट बंगाल के अंदर, ये आइडल कंडीशंस हैं टाइडल एनर्जी को यूटिलाइज करने की। फिर अब हम बात कर रहे हैं जियोथर्मल एनर्जी की। अब ये जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? जियोथर्मल एनर्जी रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जियोथर्मल एनर्जी का मतलब उस हीट से है और उस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस से है जिसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अर्थ के अंदर जो हीट है उस हीट का इस्तेमाल कर कर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज, जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट करती है, ये हमारे सामने उपलब्ध है। द अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली हॉटर, क्योंकि अर्थ हमारी प्रोग्रेसिव तरीके से गर्म होती चली जा रही है, गर्म होती चली जाती है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे हम धरती की गहराई तक जाएं वैसे वैसे हमारी अर्थ के अंदर टेम्परेचर लगातार बढ़ते चले जाता है। तो इस टेम्परेचर का, इस हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल जो होता है इस एनर्जी को जनरेट करने में किया जाता है। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट्स इज हाई, जहाँ पर जियोथर्मल ग्रेडियंट्स बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं वहाँ पर हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है शैलो डेप्थ्स में, गहराइयों में। ग्राउंड वाटर इन सच एरिया, ऐसे एरिया में जो ग्राउंड वाटर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम्स हॉट, और वो गर्म हो जाता है। इट इज़ सो हॉट, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, डेट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सर्फेस, जब ये अर्थ के सर्फेस की तरफ आता है तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इट टर्न्स इनटू स्टीम, ये भाप में भी परिवर्तित हो जाता है। दिस स्टीम इज़ यूज टू ड्राइव टर्बाइंस, और इस भाप का ही इस्तेमाल जो है टर्बाइंस को चलाने में किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में होता है। देयर आर सेवरल 100 हॉट स्प्रिंग्स इन द इंडिया, इंडिया में ऐसे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं जिनका इस्तेमाल जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स हैव बीन सेटअप इन इंडिया, 2 एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो है इंडिया के अंदर सेटअप किए गए हैं जिसमें हम जो थर्मल एनर्जी को हार्नेस कर सकें, उसका इस्तेमाल कर सकें। वन इज लोकेटेड इन द पार्वती वैली नियर मणिकर्ण इन हिमाचल प्रदेश। पहला जो प्रोजेक्ट है जो थर्मल एनर्जी के लिए वो पार्वती वैली में मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में जो है इस्टेब्लिश किया गया है, और जो दूसरा है वो है पुगा वैली लद्दाख में। तो ये इसमें हमारे पास इतना ही था। इसके बाद हमारे पास जो है अब है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज का संरक्षण क्यों जरूरी है थोड़ा उसके बारे में देख लो, और कैसे हम इसका संरक्षण कर सकते हैं। एनर्जी इज़ अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट,
कह रहे हैं जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये मूलभूत आवश्यकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, आर्थिक विकास के लिए। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का हर एक सेक्टर, हर एक पार्ट, चाहे उसमें एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री की बात हो, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात हो, चाहे कॉमर्शियल या डोमेस्टिक की बात हो, इसमें इनपुट्स जो होते हैं उन सभी को चलाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स implemented since independence necessarily required increasing amounts of energy to remain operational। कह रहे हैं जितने भी आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, आर्थिक विकास योजना जितनी भी बनाई गई हैं, जितने भी इनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से, इन सभी में जो है एनर्जी रिसोर्सेस के अमाउंट को इंक्रीज़ करने की ज़रूरत महसूस की गई है, और जिससे कि ये ऑपरेशनल रह सके, लगातार काम में बने रहे। एज अ रिजल्ट कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन ऑल फॉर्म्स हैज़ बिन स्टेडली राइजिंग ऑल ओवर द कंट्री। और इसी वजह से जो कंजम्पशन है एनर्जी का, ऊर्जा का जो उपभोग है किसी भी तरीके का हो, या कह सकते हैं सारे तरीके की ऊर्जा का जो उपभोग है वो लगातार बढ़ते ही चला आया है पूरी कंट्री में, पूरे देश में। In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development। कह रहे इसी अगर बैकग्राउंड में बात करें, इसी के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अब हमें अर्जेंट नीड है, अत्यंत आवश्यकता है सस्टेनेबल रास्ते को तैयार करने की, एक ऐसा रास्ता जिसमें हम सतत डेवलपमेंट की बात कर सकें, सतत विकास की बात कर सकें, की बात कर सकें एनर्जी रिसोर्सेज की। प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हमें एनर्जी कंजर्वेशन का प्रमोशन करना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ऊर्जा संरक्षण है हमें इसका प्रमोशन करना चाहिए। इसके साथ साथ जो इंक्रीज यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का, उसको भी हमें लोगों को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि इंक्रीज यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर द ट्विन प्लैंक्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी। जो सस्टेनेबल एनर्जी का ट्विन प्लैंक के रूप में अगर इसकी बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इसका एक बहुत अच्छा जो है हथियार हो सकते हैं, तरीका हो सकता है। यानी कि अगर हमें अपनी प्रेजेंट के और फ्यूचर की नीड्स को, ऊर्जा की नीड्स को पूरा करना है तो उसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए, और इससे हम एक तो पॉल्यूशन को तो कंट्रोल कर ही सकेंगे, इसके साथ साथ जो हमारी नीड्स हैं हम उनको भी पूरा कर पाएंगे, और इन्वायरमेंट के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। इंडिया इज़ प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट कंट्री इन द वर्ल्ड। प्रेजेंट टाइम में भारत जो है एक ऐसा देश है जो कि लीस्ट एनर्जी एफिशिएंट है, यानी कि एनर्जी एफिशिएंट ज़्यादा नहीं है, एनर्जी को सही तरीके से, ऊर्जा का सही तरीके से दोहन नहीं कर पाता है पूरी दुनिया के अंदर। वी हैव टू अडॉप्ट अ कॉशियस अप्रोच। अब हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ध्यानपूर्वक ऐसे तरीके अपनाने होंगे जिसमें हम न्यायपूर्ण तरीके से इन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें और लिमिटेड यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, एज कंसर्न सिटीजन्स वी कैन डू आवर बिट बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। अगर हम सेम रूट पर जा रहे हैं और वहाँ पर अलग अलग और पीपल्स भी जा रहे हैं तो कोशिश करें कि हम एक ही व्हीकल का इस्तेमाल करें, उसमें 4-5 लोग आराम से चले जा सकें। अगर ऐसा पॉसिबल है तो ऐसा कर सकते हैं। सपोज़ आप ऐसा मान लीजिए कि टू पीपल्स को जो है दिल्ली जाना है और दोनों ही अपनी बाइक से जा रहे हैं, तो सेपरेट बाइक से जाने से बेटर है वो दोनों एक बाइक पे चले हैं, तो एक बाइक का जो फ्यूल है वो बचेगा और वो बदल बदल कर गाड़ी को चला भी सकेंगे, तो इसमें किसी को जो है थकावट भी नहीं होगी। तो ये एक एग्जाम्पल आप मान सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी ऐसे रूट पर जा रहे हैं जहाँ अगर पॉसिबल है तो आप जो है अपने प्राइवेट व्हीकल की जगह पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, क्योंकि इससे आप अपने प्राइवेट व्हीकल में जो फ्यूल यूज़ करने वाले हैं उसकी बचत होगी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्यूल वैसे भी आपका खर्च होना ही होता है। इसके साथ साथ जब आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस समय पर आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दें, स्विच ऑफ कर दें उसको। यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, आप जो है
पावर सेविंग डिवाइसेस को यूज़ करें। इसके साथ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं उनको भी यूज़ करें। आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि एनर्जी हम अगर सेव करेंगे तो वो हमारी एनर्जी प्रोड्यूस को भी सेव करेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज के समय में एनर्जी का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसके पीछे मेन रीज़न ये है कि अगर एनर्जी सोर्सेस को हम लगातार ऐसे ही यूज़ करते चले गए तो वो समय दूर नहीं है जब हमें एनर्जी सोर्सेस के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि इनकी लिमिटेशन है। और ख़ास तौर पे अब हमें जो है जो रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो हैं इनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए। और एनर्जी को कंजर्व करने के पर्पज़ से हमें